Hello students, how are you? Hope you all are fine. Today I will discuss on the topic that is the workers movement in India. श्रमिक आंदोलन और श्रमिक वर्ग का भारत में क्या उनकी भूमिका रही है, इसमें आज हमारा डिस्कशन होगा और इसमें मैं आज आपके साथ चर्चा करूँगी. बिफोर वी स्टार्ट विद द वर्कर्स मूवमेंट इन इंडिया, आई शुड ऑल्सो टेल यू दैट हमारे पुराने जो वीडियोज़ हैं स्टूडेंट्स, उसमें मैंने सोशल मूवमेंट्स, न्यू सोशल मूवमेंट्स, प्रेजेंट मूवमेंट्स क्या होते हैं, अंडरस्टैंडिंग सोशल मूवमेंट्स, ये सारे जो है उस पर कंटेंट है आपका. आप वो प्लीज़ उसको व्यू करिए, उसको वॉच करिए और फिर आप कनेक्ट कर सकते हो ये वर्कर्स मूवमेंट से. So, before I start with the workers' movement in India, exactly, let us also do some theoretical understanding about what exactly is class. क्योंकि जो वर्कर्स मूवमेंट है, वर्कर्स मूवमेंट में सबसे पहले जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है क्लास, वर्किंग क्लास. क्लास क्या होता है, श्रम क्या है, क्या श्रम की महत्ता है जो ये वर्किंग मूवमेंट में, वर्किंग क्लास मूवमेंट में इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, जब हम क्लास फैक्टर की बात करते हैं, वर्ग आधार समाज में बरसों से रहा है और क्लास में हैव और हैव नॉट्स, इन दोनों के बीच में जो डिवाइड है ये बहुत ही लंबा खिंच रहा है. आज भी हम देखते हैं इनइक्वल स्ट्रक्चर्स हैं समाज में, पावर स्ट्रक्चर्स अनइक्वल हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. तो ये जो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ है कहीं ना कहीं ये ह्यूमैनिटी के लिए भी प्रॉब्लमेटिक रहती है. और जो श्रम है, जो हमारा फाउंडेशन है हमारे सारे कार्यों का, हमारी चीज़ों का, हमारे विकास का, जो लेबर है, लेबर फोर्स इज़ द फाउंडेशन, ये नींव है. और अगर हम इस नींव को एक अच्छी लाइफ, सोशल सिक्योरिटी मैकेनिज़्म नहीं मुहैया करा सकते हैं, अगर हम इनको एक अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकते हैं, इनको ऑर्गेनाइज़ नहीं कर सकते हैं, इनको मिनिमम वेजेस नहीं प्रदान कर सकते हैं, तो फिर हम किस तरह के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात करते हैं, किस तरह से हम इस डेमोक्रेटिक कल्चर की बात करते हैं. वर्किंग क्लास अभी भी मार्जिनलाइज्ड है. आज के संदर्भ में अगर इसे जोड़ा जाए तो अगर कोविड-19 के करंट एनालिसिस को अगर हम देखते हैं तो किस तरह से माइग्रेंट वर्कर्स दे वर नॉट एबल टू रीच देयर होम इन टाइम, और उनके लिए कोई भी जो कह सकते हैं आप ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, ना उनके खाने का, ना उनके जो जाने की जो प्रक्रिया है उसको सुनिश्चित नहीं किया गया और समय पे नहीं किया गया. इसलिए काफ़ी उनको अपने जान से भी हाथ गंवाना पड़ा और उनके जो भी सेविंग्स थे सब धीरे धीरे करके ख़त्म हो गए. अब तो आज ये भी स्थिति है कि दे आर ऑल्सो लूजिंग देयर जॉब्स एंड देयर आर मैनी डिग्री होल्डर्स हु आर ट्राइंग टू टेक अप जॉब्स इन नरेगा. तो ऐसा नहीं है कि इट्स जस्ट स्टेट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द जो हो रहा है, सारी बात है. कहीं ना कहीं जो है वो पूरी जो डेमोक्रेटिक जो प्रक्रिया है उसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रहे हैं वो. और एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो कनेक्शन में इसमें है कि जब तक जो वर्कर्स हैं उनके अंदर जो क्लास जो है इन इटसेल्फ वाली जो भावनाएं हैं वो खुद के अंदर संकीर्ण रहेंगे, वो अपने आप को अवेयर नहीं करेंगे, वो बाहर नहीं निकलेंगे अपने उस सेफ्टी नेट से, तब तक वो क्लास फॉर इटसेल्फ नहीं बनेंगे. और जब तक क्लास फॉर इटसेल्फ नहीं बनेंगे तब तक एक चेतना जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं वो नहीं आएगी एंड दे वोंट बी एबल टू एम्पावर देमसेल्व्स. आत्मनिर्भर जो भारत के निर्माण की बात भी चल रही है, सरकार बात भी कर रही है, बहुत हद तक ये रेलिवेंट है. इसकी सार्थकता है कि आत्मनिर्भरता होना बहुत ज़रूरी है. आत्मनिर्भरता कोई सरकार ही उसको सुनिश्चित नहीं करती है या आत्मनिर्भरता आपकी कंपनीज़ के जो मालिक हैं वही सुनिश्चित नहीं करते हैं, वो हम भी कहीं ना कहीं सुनिश्चित करते हैं. तो वो उस तरह की कॉन्शियसनेस भी बहुत ज़रूरी है वर्कर्स के अंदर इनकलकेट हो. और इन्हीं सब सिनेरियों को देखते हुए, इन्हीं सब बैकड्रॉप में, लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑन द वर्किंग क्लास मूवमेंट इन इंडिया. कितना इफ़ेक्टिव रहा है ये मूवमेंट.
और मैं इसमें 2 पीरियड्स में डिवाइड करती हूँ ब्रॉडली। औपनिवेशिक काल, उत्तर औपनिवेशिक काल, कॉलोनियल पीरियड, पोस्ट कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड में स्टूडेंट्स अगर हम देखते हैं तो वर्किंग क्लास मूवमेंट बहुत हद तक ऑर्गेनाइज नहीं था, इफ़ेक्टिव नहीं था, स्पोरेडिक था, और ये जो मूवमेंट थे वो उस तरह से जो है अपना बेस एक्सपैंड नहीं कर रहा था उस समय, क्योंकि एक तरफ तो इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, नेशनल मूवमेंट के जो गतिविधियाँ हैं वो चल रही थी, लीडर्स वर आल्सो देयर हु वर ट्राइंग टू बिल्ड अप सच बेस। तो उसमें से एक बहुत बड़ा जो एफर्ट था, तिलक के द्वारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। 1920s में बहुत बड़ा वर्किंग क्लास मूवमेंट इमर्ज किया और उसमें काफ़ी हद तक स्ट्राइक्स देखने को मिले हैं। बॉम्बे में, मद्रास में और कैलकाटा में जूट मिल्स में स्ट्राइक्स हुए। वर्कर्स अपने आप को कोशिश कर रहे थे ऑर्गेनाइज़ करने का, क्योंकि 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट भी आया। उस एक्ट के थ्रू काफ़ी हद तक ट्रेड यूनियंस के जो ट्रेड यूनियंस के डेवलपमेंट्स हैं, जो ट्रेड यूनियंस के कार्य हैं, फॉर एग्जांपल कलेक्टिव बार्गेनिंग का, पॉलिटिकल एक्शन का, लोगों के जो इंटरेस्ट्स है उनको रिकन्सिलिएट करने का, ये सारी चीज़ें जो हैं ट्रेड यूनियंस के जो वर्क हैं वो अपने रूप ले रहे थे। बट कॉलोनियल पीरियड में एक बहुत बड़ा जो हम देखते हैं जो ड्रॉबैक था कि यहाँ पे वर्कर्स बहुत ज़्यादा जो अवेयर नहीं थे, जिसकी वजह से उनके जो इश्यूज़ थे, फॉर एग्जांपल रिडक्शन इन वेजेस, उनके रिमूवल का, रिट्रेंचमेंट का, उनके पुअर हेल्थ कंडीशंस का, चीप लेबर फोर्स तो अभी भी है, और लेबर को ही एक चीप माना गया फोर्स को चीप माना गया है, और इसलिए भी इंडिया से भी बहुत लोग जाके बाहर काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो उतने पैसे में काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए इंडिया में जो लोग रह रहे हैं वो वहाँ पे जाते हैं और उनको उतने पैसे मिलते हैं, क्योंकि वो इंडिया के लिए उनके लिए ज़्यादा होता है। तो ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इसकी प्रक्रिया बरकरार है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो लेबर फोर्स है उसको चीप माना गया है हमारे पूरे भारतवर्ष में और ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो में, कि जहाँ पे कम लागत में चीज़ें हमें मिल जाएं तो हमें वही चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं। एंड देन अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, अगर हम कार्ल मार्क्स की अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं, मार्क्सिस्ट नोशन को जाते हैं, तो उसमें वर्कर्स के मूवमेंट में और वर्कर्स के जो इश्यूज़ हैं उसमें एक सरप्लस वैल्यू का जो कंसेप्ट है वो मुझे बहुत ही इम्पॉर्टेंट लगता है। क्योंकि आप जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो सोसाइटी के लिए, जो आप मेहनत कर रहे हो, जो आप लेबर कर रहे हो, 24 घंटे कर रहे हो, 12 घंटे कर रहे हो, ओवर टाइम कर रहे हो, उसका रिवॉर्ड आपको नहीं मिल रहा, और वो जो सरप्लस वैल्यू आप जनरेट कर रहे हो वो कहीं ना कहीं जो है कैपिटलिस्ट के जो है जेब में जा रहा है, एंड दैट इज़ लीडिंग टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। तो वो एक क्लास कैरेक्टर जनरेट करता है, और यही क्लास कैरेक्टर राउंड राउंड घूमता रहता है, और जिसकी वजह से ये इनइक्वालिटी, ये स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, हैव्स हैव नॉट्स का, गरीब अमीर का, ये वर्ग का जो आधार है, वर्ग संघर्ष का आधार जो है वो चलता रहता है। अब अगर हम श्रमिक आंदोलन को पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में देखते हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया में देखते हैं, तो यहाँ पे हम पाते हैं कि ट्रेड यूनियंस जो थे इन्होंने अपनी भूमिका काफ़ी सक्रिय निभाने की कोशिश की है। यद्यपि जो ट्रेड यूनियंस हैं दे वे डिवाइडेड, स्प्लिट भी हो गया, AITUC का स्प्लिट हो गया 1970 में HMS की स्थापना भी हुई, और जो ट्रेड यूनियंस थे वो आइडियोलॉजी पे काम नहीं करने लगे, बल्कि वो पॉलिटिकल पार्टी के एफिलिएशन पे काम करने लगे। ये बहुत बड़ा जो है जो कह सकते हो लूपहोल रहा ट्रेड यूनियंस के काम करने की प्रक्रिया में। ट्रेड यूनियंस वर्किंग क्लास को मोबिलाइज़ करते हैं। ट्रेड यूनियंस जो उनके जो एसोसिएशंस होते हैं वो अगर लोगों को, वर्कर्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए वो कहीं अपना वेस्टेड इंटरेस्ट देखने लगे, अपने खुद के फ़ायदे देखने लगे, मनी देखने लगे, तो कहीं ना कहीं जो वर्किंग क्लास का जो हित है, उनका जो इंटरेस्ट है, उनके जो इश्यूज़ हैं, मिनिमम वेज का मुद्दा, किसी भी चीज़ का मुद्दा, वर्किंग कंडीशंस का मुद्दा, सोशल सिक्योरिटी का मुद्दा, वो कहीं ना कहीं पीछे बैकड्रॉप पे चला जाएगा। तो इसलिए उसको लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ट्रेड यूनियन का रोल जो है वो सक्रिय हो, ऑर्गेनाइज्ड हो और इफ़ेक्टिव हो। दूसरी बात जो पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में इम्पॉर्टेंट है वो है कि जब इमरजेंसी आया इंडिया में इंदिरा गांधी के समय 1974 में 75 में, और उसमें जब रेलवे स्ट्राइक किया गया 1974 में, जो रेलवे स्ट्राइक हुआ उसमें भी काफ़ी हद तक वर्कर्स ने स्ट्राइक्स किए, डेमॉन्स्ट्रेशंस किए और मोबिलाइज़ करने की कोशिश की।
लास्टली ये बहुत हद तक सेटलमेंट नहीं कर पाया जो वहाँ के रेलवे के कर्मचारी थे उनके मुद्दों को, पर फिर भी इसने एक ब्रॉड किया बेस को कि वर्किंग क्लास भी जो है उस पर एक बहुत बड़ा बेस है, चाहे वो इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट फाइट करने के लिए हो या हमारे पूरे जो औद्योगिक विकास को करने में, आगे ले जाने में वर्किंग क्लास की जो भूमिका है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए वर्किंग क्लास के इश्यूज़ वी नीड टू फोकस ऑन इट वेरी सिंसियरली। तीसरा मुद्दा जो पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में हम समझ सकते हैं ये कास्ट, क्लास, जेंडर डायमेंशंस। अभी भी जेंडर डायमेंशंस हमें देखने को मिलता है कि महिलाएं जो हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्किंग फोर्स में ज़्यादा काम कर रही हैं और वो एक नेचर ऑफ वर्क सेम है पर उनको पेमेंट कम मिल रहा है। क्योंकि महिलाओं का जो शोषण हो रहा है उस पूरे जो कल्चर है उसमें बहुत ज़्यादा शोषण होता है। ना उनके पास अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कोई क्रच की सुविधाएं होती हैं, ना उन्हें मैटरनिटी बेनिफिट मिल रहा होता है, जबकि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आ चुका है और वो अगर हम देखें ऑर्गेनाइज सेक्टर की महिलाओं को तो मिल जाता है, पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की महिलाएं हों जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स हैं उनको वो नहीं मिलता और उसकी वजह से उन्हें इतनी पीड़ा सहन करनी पड़ती है। और ये मानव अधिकार के भी खिलाफ है कि आप जो लेबर, जो पूरा एक फाउंडेशन है हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का एक नींव है, उसको हम एक अच्छी ज़िंदगी, एक गुड लाइफ सुनिश्चित नहीं करवा सकते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वर्किंग क्लास मूवमेंट को थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। वर्किंग क्लास मूवमेंट को अपने जो इस कॉन्शियसनेस है गांधीयन आइडियोलॉजी के थ्रू, उसको कहीं ना कहीं नॉन वायलेंस के थ्रू, सत्याग्रह के थ्रू, इन सारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इम्बाइब करके हम इस मूवमेंट को हमें आगे ले जाना है। ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस की जो भूमिका है उसको कास्ट क्लास जो डायनेमिक्स है उससे अलग करने की ज़रूरत है, सो दैट दे डू नॉट गेट पॉलिटिसाइज्ड इन टर्न। और पॉलिटिसाइजेशन की वजह से क्या होता है कि द वर्कर्स दे लूज़ देयर इथोस, दे लूज़ देयर इंटरेस्ट। उन्हें लगता है कि अगर लोग स्ट्राइक पे जाएंगे तो उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। तो इस जो कॉन्सेप्ट है उससे उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा, तभी एक बड़ा मोबिलाइजेशन आ सकता है और उनके जो इश्यूज़ हैं, चाहे नरेगा में जैसे अब 200 डेज़ उन्हें जो एम्प्लॉयमेंट देने की बात कही जा रही है, तो उसका फ़ायदा उन्हें मिले और आने वाले समय में जो ये वर्किंग क्लास है, जो वर्किंग लेबर फोर्स है, ये अपने आप को एम्पावर फील कर सके, ये अपने आप को आत्मनिर्भर फील कर सके। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो है उसको इनकलकेट करते हुए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे और लेबर मूवमेंट को सफल बनाएं। So hope you benefited from our lecture today. So next time again we'll meet with different discussion. Till then, take care.